नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, बजट की अब उम्मीदों पर मार्केट टिका हुआ है क्योंकि मार्केट ने बहुत सारे ट्रिगर्स इतने नेगेटिव झेल लिए कि अब मार्केट को उम्मीदें केवल दो ही ट्रिगर से हैं कि एक, जब 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे और 1 फरवरी को जब बजट आएगा। इंडियन इन्वेस्टर तो बजट को लेकर ज़्यादा ही आशान्वित रहते हैं हमेशा ही, और एक आम आदमी भी रहता क्योंकि उसको लगता है कि बजट में उसको फाइनली मिला क्या और कौन से ऐसे सेक्टर्स होंगे जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में स्ट्रैटेजी के तौर पर देखना चाहेंगे कि कहां पर उनको निवेश करना है, कहां पर नहीं करना है, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट से। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर पीयूष मेहता, पार्टनर एंड CIO ऑफ कैप्राइज इन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल केस फंड मैनेजर। पीयूष जी, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Good afternoon, Vivek. Thank you so much for having us. माय प्लेजर सर। पीयूष जी, इस समय आप तो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं और इस समय जो क्लाइंट्स की क्वेरीज होंगी वो सबसे ज़्यादा इसी साइड पर होंगी कि कब तक गिरेगा मार्केट और कब संभलेगा, और इस साइड में कुछ रिटर्न बन पाएगा या नहीं, और कुछ चीज़ें जो कि नेगेटिव भी हो गई होंगी आई बिलीव पोर्टफोलियो में, तो वो कब तक ठीक होंगी। सर, कैसे संभाल रहे हैं क्वेश्चन और क्या उत्तर दे रहे हैं अभी? आई थिंक विवेक जी, इतने साल से हम इसमें मार्केट में हैं। मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, एक क्वेश्चन जो कॉमन होता है कि मार्केट क्या लगता है। हम्म। एंड ऑनेस्टली हम बहुत हम्बली क्लाइंट से कहते हैं कि ये एक सवाल है जिसका जवाब हम दे नहीं पाते, क्योंकि लार्जली फोकस क्या होता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जिस कंपनी में हमने निवेश किया है उस हम्म। कंपनी में आगे क्या होगा या वहाँ की ट्रेजेक्ट्री क्या लग रही है। बट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट मार्केट विच इज अ डिफरेंट बीस्ट। हम्म। ऑल्दो बहुत ही चर्चा चली है वैल्यूएशन पे और सेक्टर्स पे और किस तरह बहुत फ्रॉथ है मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। एंड हम्म। आई थिंक फोकस यही होता है हमारा, एंड वी हैव सीन दिस इन द पास्ट कि मार्केट इज अ स्लेव फॉर अर्निंग्स। तो एग्जैक्टली। मतलब शॉर्ट टर्म आप भले ही वेरी अनप्रिडिक्टेबल होता है मार्केट एंड वोलेटाइल भी रह सकता है जो हम देख रहे हैं अभी। बट इफ यू जस्ट जूम आउट तो आप रियलाइज करोगे कि इट्स फार इजियर टू प्रिडिक्ट एनुअल और डिसेंट बिजनेस साइकिल विच इज 2 to 4 years लॉन्ग। तो हम्म। हम तो इन्वेस्टर्स को यही कहते हैं कि हम अपनी कंपनीज को समझते हैं, हम समझते हैं कि हम इस कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के क्या ट्रिगर्स हैं। हम्म। हम बिलीव करते हैं वी इन्वेस्ट इन कंपनीज जहाँ पे अर्निंग्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा हो या सेक्टोरल बहुत चेंज हो रहे हो, जैसे रिन्यूएबल्स हैं या ट्रांसफॉर्मर्स हैं। सो लार्जली हम यही कहते हैं कि हम हमारी कंपनीज को समझते हैं। समटाइम्स जब तक रिटर्न आ रहा है, जब तक कंपनी जो डिलीवर कर रही है बेस्ड ऑन हम्म। वॉट एवर गाइडेंस दे हैव गिवन, as long as that is happening we will hold on to whatever we own. जी। So market क्या लगता है is a very tough question to ask. Of course short term will continue to remain volatile. बहुत सारे triggers हैं आगे, हम्म। इंटरेस्ट रेट से लेके बजट से लेके ट्रम्प के इलेक्शन से लेके, सो वील हैव अ होस्ट ऑफ ट्रिगर्स दैट विल कम। एक ट्रिगर जो नहीं रहेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स इज कि कोई इलेक्शन बड़े नहीं आ रहे एक्सेप्ट फ्रॉम दिल्ली। इंडिया विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ इलेक्शंस। नहीं तो उस पर भी काफी लोग, महाराष्ट्र इलेक्शन अगर बीजेपी जीत गई तो विल बी अ बिग टर्नर फॉर मार्केट्स या वो सब नहीं रहेगा। तो लार्जली कुछ इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं जो रहेंगे, बट वी हैव सीन इनफैक्ट बजट टू बजट भी हम इंडिया में काफी महत्व देते हैं बजट को, बट ग्लोबली इट्स जस्ट अ नॉर्मल इवेंट विच आई ऑल्सो टेल आवर इन्वेस्टर्स इट्स जस्ट अनदर इवेंट। लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रॉमिस्ड इन द बजट जो आगे चल के होती भी नहीं है, बट हाँ सेक्टर्स क्या क्या होते हैं जहाँ फोकस हो सकता है, दैट हैपेंस। एंड इस जी। बार गवर्नमेंट हैज अ डिफरेंट प्रॉब्लम एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दे केम आउट ऑफ द कोविड मेस, तो काफी चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं इस बजट में। जी, बिल्कुल मैं बजट पर लौटूंगा सर, लेकिन चूंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है तो कुछ एक इंडिकेटर्स पर हमारा ध्यान जरूर जाता है। लाइक फॉर दिस फिस्कल जो GDP ग्रोथ है उसको माना जा रहा है कि वो 6.4% पर रहेगी, और जी। इस समय मार्केट में 3 विलियन की भी बात हो रही है। लाइक रिसेंटली हमने देखा कि पिछले एक वीक में क्रूड ऑयल भी $81 पर आ गया। दूसरा, US बॉन्ड यील्ड 5% को अप्रोच कर रही है। तीसरा, डॉलर इंडेक्स जिसने सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ इन टर्म्स ऑफ करेंसी, डॉलर इंडेक्स 110 के लेवल के आसपास पहुंच गया। सर, आप क्या मानते हैं मैक्रो फ्रंट पर अभी इंडिया की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा परेशान एक्चुअल में कौन कर रहा है, और जिस वजह से एफआईज अभी तक इंडियन मार्केट को पॉजिटिवली ले ही नहीं पा रहे, कौन से इंडिकेटर हैं सर? आई थिंक अगर करंट फ्रेमवर्क में आप देखेंगे तो क्रूड और करेंसी
ये दो फैक्टर्स हैं जहां मुझे लग रहा है कि विल बिकम अ प्रॉब्लम अगर ये सस्टेन रहे यहाँ पर। हम्म। एंड हिस्टोरिकली हमने देखा है जब भी क्रूड 60 70 80 क्रॉस करता है, इट्स मतलब एवरी टाइम दैट हैज हैपेंड वी सीन अ डिसेंट फॉल बैक ऑन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जहाँ पे क्रूड एक वो होता है, प्लस हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो बढ़ता है उस वजह से। हम्म। डॉलर इंडेक्स भी काफी निवेशक हमने देखा है जब जब करेंसी हमारी क्रैश करती है, वी सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गोइंग आउट ऑलरेडी। लास्ट 3 साल में इतने इन्वेस्टमेंट्स लाखों करोड़ों के बाहर जा चुके हैं। एंड इफ दिस कम्स इन विद जो आपने यूएस बॉन्ड यील्ड बोला 5%, तो दैट बिकम्स एन एडिशनल ट्रिगर कि यूएस एफआईआईज और पैसा बाहर लेके जाएंगे। बट दैट सेड हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो कुछ ट्रिगर्स जो हमेशा मतलब वेदर क्रूड है या यूएस एफआईआई इंडेक्स वगैरह जो भी कह लें, डॉलर इंडेक्स, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट लास्ट 3 साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑन 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 इंडियन मार्केट्स पर से। हम्म। एंड बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इट विल नॉट बी दैट इजी। FY 25 और CY 25 विल बी अ ईयर जहाँ पे जैसे मैंने कहा एक बहुत यूनिक प्रॉब्लम है। आपने हम्म। ग्रोथ की बात की, सो अनएक्सपेक्टेडली सेकेंड क्वार्टर में 5.4% तक हमारी ग्रोथ पहुंच चुकी थी। एंड राइट। Q1 का जो जीडीपी डेटा ऑल्सो हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग। आप नेट जीएसटी कलेक्शन देखेंगे तो जस्ट अ मॉडस्ट ग्रोथ ऑफ 3.3% YOY। हम्म। तो और जो ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट भी हम कर रहे हैं फॉर द एंटायर FY 25, वो हमने जैसे आपने कहा रिवाइज किया डाउनवर्ड्स टू 6.4%। हम्म। तो दिस स्लो डाउन इज समथिंग जो एकदम डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन इन द अपकमिंग बजट। एंड क्या हुआ कि ये इलेक्शन ईयर था, तो आप मानिए जब मई में इलेक्शन होते हैं तो जैन से लेके पूरे दिसंबर तक लिटरली कहीं कोई काम नहीं हो रहा होता है। आपका हम्म। जो हम क्या कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं या एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस करते हैं, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में फोकस करते हैं, ऑल दैट टेक्स अ बैक सीट, विच इज हम्म। व्हाट हैज हैपेंड। एंड दिस इज द रीजन कि ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। एंड ग्रोथ स्लो डाउन हम काफी रूरल जगह पे हम लाइक वी आर लिटरली ट्रैवलिंग 20 days अ मंथ मीटिंग अ लॉट ऑफ एसएमई प्रमोटर्स और माइक्रो कैप प्रमोटर्स, हम देख रहे हैं कि वो ग्रोथ स्लो डाउन है लार्जली बिकॉज कि जो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग शुरू करी थी फॉर 3 4 years वो पूरी थम सी गई है। एंड दैट ओके। नीड्स टू स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि उससे क्या हो गया कि आपकी डिमांड जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपकी ऑर्डर बुक स्लो हो गई, तो एक पूरा रिपल इफेक्ट होता है फ्रॉम द ओईएम ऑल द वे टू जो एंसिलरीज होती है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। राइट। तो सर आपने जैसा बताया कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ा सा कम हुई है, या प्राइवेट कैपेक्स हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक डीरेल होता हुआ दिख रहा है, जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है एमएसएमई पर भी दिख रहा है और ओवरऑल मार्केट इकोनॉमी पर दिख रहा है। तो ये एक चैलेंज भी होगा गवर्नमेंट के पास जब फाइनेंस मिनिस्टर इस बार बजट पेश करेंगी। कौन से ऐसी पॉकेट्स होंगी जहां पर कि उनको चैलेंजेस फेस कर रही हैं वो, और ऐसे कौन से सेक्टर होंगे, पॉकेट्स होंगी जहां पर कि उनको लगता है कि यहाँ पर तो बूस्ट मिलना ही चाहिए? अगर आप देखेंगे जैसे हमने ग्रोथ की बात की, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ रिवाइव करने के लिए और भी 2 3 हिंड्रेंसेस हैं अभी। जैसे हम हम्म। देखेंगे लास्ट जो डेकेड था इन द करंट जो गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन मोर और लेस काफी संभला हुआ रहा है। हम्म। बट बैरिंग द 2 months इन्फ्लेशन, मतलब आप अभी का करंट इन्फ्लेशन देखेंगे जो अक्टूबर में हमने सीपीआई देखा था, बहुत टाइम बाद वो ब्रीच हुआ था आरबीआई के जो लेवल्स होते हैं उससे। एंड 6.2% हुआ था वैसे, जो एक कंफर्टेबल लेवल होता है 6% का, बिकॉज ऑफ स्काई रॉकेटिंग वेजिटेबल प्राइसेस, काफी दूसरी चीजों में डबल डिजिट इन्फ्लेशन ग्रोथ थी। तो एक है इन्फ्लेशन कंट्रोल। दूसरा है कि जो बैंकिंग साइड पे जब हम देखते हैं, तो हम जब काफी निचले स्तर में लोगों से बात करते हैं, इंडस्ट्रीज में बात करते हैं, अनसिक्योर्ड लेंडर्स की बात कर बोरोअर्स की बात करते हैं, तो वी सीन दैट लेंडिंग बाय बैंक्स टू दीज इनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड साइड ना बहुत स्लो डाउन हुआ है कंसिडरेबली। एंड जितने भी बिजनेस अपडेट हमने देखे हैं करंटली बैंकिंग साइड से इंडिकेट्स वेरी मॉडरेट ग्रोथ। मतलब जो आपका सिस्टमिक डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा है वो लैग कर रहा है क्रेडिट ग्रोथ को। आपके प्राइवेट बैंक्स विच हैव बीन द टॉर्च बेरर्स ऑफ ग्रोथ, उन्होंने अपनी मतलब आप लोन ग्रोथ देखेंगे तो सिर्फ 1.7% रही है क्यू डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 1.8% रही है। सो बहुत बड़ी दिक्कत जो हमने देखी है वो कॉशन टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो। हम्म। बैंक्स ने एनबीएफसी को लैंड करने से मना कर दिया है। तो जब ये डीग्रोथ शुरू होती है इट स्पाइरल्स इनटू एनपीएस जो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। एंड माय सेंस इज कि अगर ये हमने इस बजट में एड्रेस नहीं किया, दिस कैन बिकम अ सिस्टमिक इशू। ओके। और लास्टली जब हम कहते हैं कि बजट में हम क्या देख रहे हैं, वी ऑल्सो हैव टू सी व्हाट ऑल्सो हैव टू सी कि ग्लोबली क्या हो रहा है।
सो 20 जनवरी को ट्रम्प विल टेक ओवर, वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ पॉलिसी वोलाटिलिटी एंड एक्शन विच विल इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड इन CY 25। तो वो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्क होती है एक्सपोर्ट साइड पे। एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे दैट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट अ रेंज ऑफ मेजर्स कि आप उसको इंडियन कम्पिटिटिवनेस को किस तरह बढ़ाएं, या टैरिफ रैशनलाइजेशन कैसे हो, ड्यूटी एग्जेम्पशन कहाँ कहाँ हो। सो आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर के पास जो आपका सवाल था कि क्या कर सकते हैं और किस सेक्टर्स में हम देखना चाहेंगे, सो वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस जो फाइनेंस मिनिस्टर के पास है, बाय विच दे कैन स्टिमुलेट द इकोनॉमी। बट विदाउट एनी डिसाइसिव एक्शन, आई थिंक ये स्लो डाउन और डीपन हो सकता है। सो आई थिंक सबसे पहले जो फिस्कल प्रूडेंस हम बोलते हैं, या क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग कहाँ होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कहाँ कहाँ हो। और वो जो क्या कहते हैं, जो वी हैव टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ थ्रू अ वेरी फोकस्ड अप्रोच के कैपिटल एक्सपेंडिचर हम कहाँ कहाँ करें रादर देन जी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सेक्टर्स जहाँ पे स्लो डाउन हो चुका था बिकॉज ऑफ इलेक्शंस या बिकॉज ऑफ लेस स्पेंडिंग, सो जैसे आपका इंफ्रा सेक्टर है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया, रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एक गवर्नमेंट का रहता है कि हम वी विल फोकस ऑन सोशल, फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रा। आई थिंक इन इन सेक्टर्स पे काफी चर्चा होगी। कैपिटल गुड सेक्टर है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ कैसे यहाँ पे रिवाइव किया जाए। एमएसएमई साइड जो है यहाँ पे बहुत पेन में है। एंड दूसरा एक सेक्टर जहाँ पे हमको लग रहा है कि देयर हैज टू बी सर्टन सॉप्स दैट शुड कम इज ऑटो सेक्टर। एंड वहाँ पे भी डिमांड हमने देखा है किस तरह गिरी है ऑटो सेक्टर में। तो वो चाह रहे हैं कि आपका जो एकदम सिंप्लीफाइड जीएसटी क्लासिफिकेशन हो जाए, जीएसटी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा रिडक्शन हो इन टर्म्स ऑफ जीएसटी ऑन हाइब्रिड व्हीकल जो गवर्नमेंट इतना पुश कर रहा है ईवी साइड पे। एंड आई थिंक लास्ट 3-4 साल हर बार गवर्नमेंट ने एक पॉइंट पे बहुत फोकस किया हुआ था, वो था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू टू बी अ प्रायोरिटी फॉर दिस गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट विल फाइंड मोर एंड मोर वेज टू गिव मनी इन द हैंड्स ऑफ लो इनकम हाउस होल्ड्स। तो वहाँ से जो रूरल कंजम्पशन हम ड्राइव करना चाह रहे हैं, देयर बी मोर स्कीम जहाँ पे आप डीबीटी करेंगे या फिर फूड कूपन देंगे रूरल कंजम्पशन के लिए। सो ये जो सेक्टर्स हैं जो मैंने बात कही, यहाँ पे लार्जली फोकस होना चाहिए। जी। एंड आप मानिए कि दीज आर द सेक्टर्स जो लास्ट 1 साल में हमने ग्रोथ कम होती या डी ग्रोथ होती हुई दिखी है। जी, बिल्कुल। सर, एक प्रॉब्लम जो कि सेक्टर के साथ साथ निवेशकों की रही है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो भले ही बढ़ते हुए देखे 2024 में सितंबर तक, जब मार्केट का हाई लगा, लेकिन जो जुलाई का बजट था उसने बड़ा निराश किया और निवेशकों को पता ही नहीं चला कि कैपिटल गेन टैक्स का या एसटीटी के बढ़ने का इतना बुरा इम्प्लीकेशन होगा कि जनवरी में उनकी पोर्टफोलियो की हालत इस तरह की होगी कि वो 30-30, 40-40% गिर जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बजट में इस बार कुछ राहत देने के मूड में होंगी सरकार, या ये अभी सरकार को लगता है कि ये सबसे बढ़िया एसेट क्लास है, यहाँ पर टैक्स ज़्यादा लगा कर रखो और थोड़ा सट्टेबाजी भी कम होगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी थोड़ा सा ओवर हीटिंग या ओवर वैल्यूएशन से तो मार्केट में वो भी परेशान दिख रही थी, क्योंकि जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगाने शुरू किए, एफपीआईज पर लगाए, उन्होंने बहुत तरह के एफ एंड ओ सेगमेंट में अलग अलग मेजर्स लिए। आपको क्या लगता है बजट में कुछ आम निवेशक को राहत देने की कोशिश होगी? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कुछ भी। रादर आई थिंक एज वी मूव फॉरवर्ड इस ये टैक्सेशन, जहाँ तक हमने जिन 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 लोगों से बात की है क्लोज टू द गवर्नमेंट, सब चाह रहे हैं कि ये टैक्सेशन ग्लोबल टैक्सेशन की तरफ मूव हो इन टर्म्स ऑफ द रेट्स। तो हम्म। अभी तो हम 12.5 और 20 में हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, बट इवेंचुअली ये भी बढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट समझती है कि ये बहुत बड़ी एसेट क्लास है इन ग्रोइंग इकोनॉमी। हम $10 ट्रिलियन जीडीपी की का टारगेट रख रहे हैं बाय 2034 2035। एंड दिस विल बी वन एसेट क्लास जहाँ पे काफी पैसा आया भी है। आप भी जानते होंगे और हमने भी देखा है कि काफी सारे जो बिजनेसमैन थे, जैसे हम जब पहले इवेंट्स में जाते थे तो देयर विल बी 10-15 फैमिली ऑफिसेज जो पार्टिसिपेट करते थे। अब हम जाते हैं तो 350-400 फैमिली ऑफिसेज हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी फैमिली नहीं है जो इस इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर नहीं ले रही है। ऐसे बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो अपने बिजनेस छोड़ के फुल टाइम इन्वेस्टर्स बन चुके हैं। सो गवर्नमेंट रियलाइज की अपने आप में एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो चुका है, वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो। सो मुझे आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे कोई राहत नहीं मिलने वाली। यूजली गवर्नमेंट एक जो पर्सनल टैक्स पे या फिर यहाँ पे हमेशा एक होप रहता है निवेशकों का कि यहाँ पे कुछ हो या फिर पर्सनल टैक्स साइड पे कुछ हो। बट माई सेंस इज गवर्नमेंट के पास रूम है नहीं ज्यादा। सो देयर इज नथिंग दैट आई एक्सपेक्ट जो हमारे लिए फेवरेबल होगा यहाँ। जी।
एक आम आदमी के लिए सर, सैलरी क्लास जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए कुछ राहत, या जीएसटी काउंसिल का तो खैर अलग मैटर हो जाता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए कुछ राहत इनकम टैक्स में या किसी पर्टिकुलर डिडक्शन के तौर पर आपको लगता है कि इंश्योरेंस में या कहीं पर कोई पर्टिकुलर पॉकेट जो कि मार्केट को भी इम्पैक्ट करे और एक आम आदमी को भी करे, कोई ऐसा पॉइंट है सर आपके पास? माय सेंस इज कि पर्सनल टैक्स की तरफ आई थिंक जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए मुझे लग रहा है राहत आएगी। मे ओके। बी टैक्स ब्रैकेट आप बढ़ा दें या इस तरह करें कि देर इज मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ दीज पीपल, तो वहाँ हमेशा रहेगा। और वो फोकस रहेगा कि यहाँ पे किस तरह बढ़ाए और किस तरह जो जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं या लार्जर बिजनेसेस हैं वहाँ से किस तरह कंपनसेट किया जाए। तो मुझे लग रहा है कि शायद इस बार to get more money in the hands of the rural population or the larger lower middle class section, उनके लिए कुछ ना कुछ राहत जरूर होंगी। एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि उस साइड हो। और जैसे आप मानते हैं कि जो इंश्योर्ड नहीं है, जैसे जिनका मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, शायद उनको राहत मिल जाए कि वो वाला आप एक्सपेंस आउट कर सकते हैं, मतलब अगेंस्ट आपका जो टैक्सेशन होगा। सो ऐसी कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो जो हिट ना करे दैट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जी सर, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे रहे जिन्होंने कि पिछले 5 साल या 10 साल कहूँ मैं, इस गवर्नमेंट के जो टर्म है उसमें बहुत अच्छे से जिन सेक्टर्स को लोग सोचते भी नहीं थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉस्पर किया। लाइक रिसाइकलिंग हो गया, सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी हम कह सकते हैं, और ईवी स्पेस हो गया, जिन्होंने कि अपनी एक जगह बनाई है। शुगर में अगर देखें तो शुगर की स्टोरी से ज़्यादा आज इथेनॉल की स्टोरी गर्म होती है। तो जी। ऐसी कुछ पॉकेट हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट करेगी या कुछ और ज़रूरत है इन सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए? आई थिंक कुछ सेक्टर्स जहाँ पे बहुत बड़ा फोकस है। हम्म। रिन्यूएबल्स एक स्टोरी है जो ऑफ कोर्स 2-3 साल पहले बहुत पिकअप हुई। इनफैक्ट जो आप सेक्टर्स कह रहे हैं जहाँ पे लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतना पैसा बन सकता है, एंड दिस हैज ऑल हैपेंड पोस्ट कोविड। जब एक सडन सर्ज आया इन द मेक इन इंडिया पीएलआई स्कीम्स वगैरह में, जहाँ पे आपका डिफेंस, आपका रेलवेज, दीज वर द सेक्टर्स दैट डिड वेरी वेल। फिर हमने इतना बड़ा पुश दिया रिन्यूएबल्स में बाय इंट्रोड्यूसिंग एएलएमएम, जिसका मतलब था कि एनी प्लांट जो पब्लिक ग्रिड पे लगेगा उसको इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास ही मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा, फिर चाहे चाइना का मॉड्यूल हमारे से आधा प्राइस में ही क्यों नहीं मिल रहा हो। सो माय सेंस इज 5 सेक्टर्स और 6 सेक्टर्स जहाँ पे बहुत बड़ा पुश रहेगा गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट का। रिन्यूएबल्स आई थिंक अगले 5 साल तक मुझे कोई डाउट नहीं लग रहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट विल टेक अ स्टेप बैक। इनफैक्ट हम जब सोलर पंप, बहुत सारे अनलिस्टेड सोलर पंप कंपनी से बात करते हैं या रूफटॉप सोलर कंपनी से बात करते हैं, वहां पे इतनी बड़ी सप्लाई क्रंच है क्योंकि वहां पे आप जो आप कहते हैं डीसीआर और नॉन डीसीआर, विच मींस दैट इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर और सेल वर्सेस चाइनीज, तो आप जी। कोई और यूज ही नहीं कर सकते वरना आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इतनी बड़ी सप्लाई इशू है, तो वहां पे किस तरह आप वो सप्लाई इशू सॉर्ट करें। एंड ये गवर्नमेंट के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं दोनों, सोलर पंप्स और रूफटॉप सोलर। तो वहां पे बहुत बड़ा पुश आता रहेगा इन टर्म्स ऑफ जो भी कंपनीज हैं जो इन सेक्टर्स में निवेश कर रही हैं उनके लिए और बेटर सॉप्स आएंगे। ऑलरेडी वी सीन अ लॉट ऑफ सब्सिडीज एंड स्कीम्स लाइक ईएलएमएम जो आए हैं। सो renewables will remain one of the primary focus, क्योंकि 2030 तक कोई नया थर्मल प्लांट भी नहीं आ रहा है। जो 80 गीगावाट की कैपेसिटी आएगी दैट विल 2030। तो जो इंक्रीज डिमांड है विल हैव टू बी मेट बाय रिन्यूएबल सेक्टर। दूसरा जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस दिख रहा है हमें, एंड ये हमने देखा कि जो हमने एक रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी भारत 3.0, जहाँ पे हम फोकस कर रहे थे अपकमिंग मेगा ट्रेंड्स पे। तो उसमें एक सेमीकंडक्टर पे भी प्रेजेंटेशन था और ई मोबिलिटी पे प्रेजेंटेशन था, मतलब जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं। सो सेमीकंडक्टर, ई मोबिलिटी आई थिंक एक बहुत बड़ा सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स फोकस करता आ रहा है, बट आई थिंक विल ओनली गेट बिगर इज वाटर। हम्म। वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट विल बिकम अ बिग सेक्टर। हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1-1 लाख करोड़ के टेंडर हर महीने निकल रहे हैं इस सेगमेंट में अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, विच इज अ बिग अमाउंट। फिर चाहे वो कोई वाटर कंपनी विच इज मेकिंग दीज इक्विपमेंट्स या फिर जो ईपीसी कर रहा हो, इन सबको बहुत बहुत फायदा होगा। सो वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट इज वन सेक्टर। एंड आई थिंक लास्टली जो ईवी या ई मोबिलिटी सेक्टर भी जो हम कहते हैं,
वहाँ पे भी गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग पुश है कि धीरे धीरे अपार्ट फ्रॉम जो हम अगेन इट ऑल कम्स बॉइल्स डाउन टू गेटिंग इनटू रिन्यूएबल्स, या फिर आप किस तरह ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सो दीज आर फ्यू सेक्टर्स जहाँ पे हमने फोकस किया था। सो एक और जो सेक्टर हमने रिसेंटली देखा है जहाँ पे बहुत गवर्नमेंट का इंक्रीज, इनफैक्ट हमने बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट की मीटिंग्स देखी हैं होते हुए, इज डेटा सेंटर्स। इंडिया वर्ल्ड का 22 से 25% डेटा यूज करता है, बट यहाँ पे जो लोकल स्टोरेज है इज अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ दैट डेटा दैट वी यूज। एंड इंक्रीमेंटली हम चाह रहे हैं कि जो जितना डेटा बाहर है वो वापस इंडिया में आए। तो राइट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ डेटा सेंटर्स टू द कंपनीज हु प्रोवाइड SaaS सर्विसेज या क्लाउड सर्विसेज, या ये जो नेटवर्क जो पूरा होगा, तो यहाँ पे भी बहुत बहुत तेजी हमें दिख रही है। एंड देर आर लॉट ऑफ कंपनीज दैट आर कमिंग अप हियर एंड बिल्डिंग स्केल। So I think data centers, semiconductors, e-mobility, renewables, water and waste management, और आप शायद इसमें रिसाइकलिंग भी इंक्लूड कर दें, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि जो आपने अगर देखा हो, जो ईपीआर नॉर्म्स हम जो कहते हैं एनहांस्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर सैमसंग साल में 100 यूनिट बेच रहा है, दे हैव टू गेट बैक 50 और रिसाइकल करें खुद ही। अगर वो नहीं ला पा रहे हैं तो दे हैव टू आइदर बाय दो सर्टिफिकेट्स फ्रॉम समवन एल्स। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईपीआर साइड पे खड़ी हो गई हैं। प्लस जो मेटल रिसाइकलिंग पे एक अभी रिसेंट नॉर्म आया था कि गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम 27, 28, 29, 30, धीरे धीरे आप जितना मेटल यूज कर रहे हैं उसका धीरे धीरे परसेंटेज इंक्रीज होता जाएगा इन टर्म्स ऑफ कि आप कितना आपको रिसाइकल मेटल यूज करना ही है आपके प्रोडक्ट्स में। सो ये जो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए, आई थिंक यहाँ पे बहुत बहुत इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट में क्या हो, दीज आर द सेक्टर्स जहाँ गवर्नमेंट पुश बहुत स्ट्रांग रहेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा, पॉलिसीज रहेंगी, और देयर विल बी अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट विल कंटिन्यू टू डिलीवर 30-40% काइंड ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन भी चल रहा है इस समय, और आपने बोला कि थोड़ा सा आपको एनपीएस बढ़ने का कंसर्न है, जो कि कुछ एक सर्टेन पॉकेट से कंसर्न बन रहा है। सर क्या लगता है कि जो FY26 होगा, बिकॉज वी आर एट द एंड ऑफ द FY25, क्योंकि हम जी। अब चौथे क्वार्टर में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, थर्ड क्वार्टर के ऑफ कोर्स रिजल्ट्स आएंगे। कहाँ पर FY26 की अर्निंग में डरना चाहिए और कहाँ पर FY26 की अर्निंग को लेकर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए? आई थिंक जब मैंने बैंकिंग की बात की, मुझे लग रहा है दिस इज वन सेक्टर जो अगले 1 से 2 क्वार्टर में, स्पेशली ऑन द एमएफएस साइड या जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग साइड पे है, दैट शुड बॉटम आउट। दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग ऑन ग्राउंड और उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। एंड आरबीआई ऑल्सो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया है, वी नो फ्रॉम सर्टन ऑफ आवर सोर्सेज कि किस तरह सर्टन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे आरबीआई एक डंडा लेके बैठा है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पूरा जो इम्पैक्ट दिखेगा अगले 1 से 2 क्वार्टर में, इट विल ड्राइव आउट। सो मे बी इन कपल ऑफ क्वार्टर्स डाउन द लाइन ये एक सेक्टर बनेगा जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे वैल्यूएशन पे, एमएफआई साइड पे, अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो करते हैं वो साइड पे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करने को मिलेंगे। आई थिंक जैसे डिफेंस और रेलवेज है, आई थिंक ये दो और सेक्टर्स होंगे जहाँ पे एडिशनल पुश रहेगा गवर्नमेंट का। ये जो अभी माने कि 3 साल बहुत तेजी देखी हमने इसमें, लास्ट 1 साल से ये सभी कुछ कंसोलिडेट हुआ है। माई सेंस की वो जो अर्निंग्स ग्रोथ और मल्टीपल का जो भेदभाव था, या जो बहुत पैरिटी डिस्पैरिटी थी रादर, कि अर्निंग्स ग्रोथ 30-40% की है और वैल्यूएशन 70 के हैं, वो काफ़ी कंसोलिडेट हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि रेलवेज, डिफेंस जैसे सेक्टर भी होंगे जहाँ पे वी कुड सी अर्निंग्स कमिंग बैक एंड इवेंचुअली रिटर्न्स ऑल्सो ड्राइविंग। और मुझे अभी भी लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स अगर आप देखें तो पहले 10 साल हमने सिर्फ साफ सफाई की है। वी ट्राई टू मेक बैलेंस शीट ऑफ ईच एंड एवरी बैंक वेरी वेरी गुड, क्योंकि जो उसके पहले लेगेसी इश्यूज थे वो हमने सब सॉर्ट किए। एंड अगले 10 साल वो जो एक ब्रेकआउट बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, तो ये जो 10 साल का कंसोलिडेशन हुआ है इन प्राइवेट बैंक्स और द एंटायर बैंकिंग सेक्टर, आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 to 4 क्वार्टर्स विल वो एक नींव रखी जाएगी फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑफ ग्रोथ इन दीज प्राइवेट बैंक्स एज वेल। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव सेक्टर्स रहेंगे। और एक सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत पुश है, बट मुझे लग रहा है कि अभी भी रिटर्न्स उतने शायद नहीं बने, इस पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर पे जो हमारी पुरानी उड़ान स्कीम थी, देन वी केम टू आरडीएसएस, इट्स सच अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन इन बोथ दीज टू स्कीम्स। लार्जली गवर्नमेंट ने फीडबैक लेके पूरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, विच सॉर्टेड आउट अ लॉट ऑफ पेमेंट्स।
आई थिंक पावर सेक्टर पे हमें बिल्कुल फोकस रखना चाहिए अगले 5 साल में, इन वॉट एवर फॉर्म, वेदर इट इज ट्रांसफॉर्मर्स, वेदर इट आर cables, ancillaries, or power producers, or like the grid हो गए, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, ये सभी सेक्टर्स रहेंगे जहाँ पे बहुत बहुत इन्वेस्टर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दीज सेक्टर्स. जी, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर. वैसे तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स अपनी लॉन्ग टर्म ही प्लानिंग करते हैं किसी भी स्टॉक को लेते समय, लेकिन क्या कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि आप थीम बेस्ड चलते हैं, लाइक एज यू जस्ट मैंशन सम सेक्टर्स जो कि आप बजट पर फोकस कर रहे हैं, तो आपने अपने पोर्टफोलियो में कोई पर्टिकुलर जो सेक्टर पर वेटेज बढ़ाया हो जहां पर आपको लगता हो कि ये हमारे पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए, तो इस पर्टिकुलर थीम के वेटेज हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा है सर, वो थीम क्या है? वैसे तो हमारा पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो एलोकेशन है वो रिन्यूएबल साइड पे है, एंड ओके. देन देयर इज पावर एंसिलरीज, और देन रिसाइकलिंग. बट मुझे लग रहा है कि जो जहाँ पे हमने रिसेंटली धीरे धीरे बढ़ाया है इस प्रीमियम कंजम्पशन. ओके. प्रीमियम कंजम्पशन जैसे अगर आप वी टू रिटेल देख लें, या आप स्टाइल बाजार देख लें, या आप सामी होटल्स देख लें, आई थिंक दीज आर सेक्टर्स जहाँ पे हमें अभी भी लग रहा है कि वैल्यूएशन और ग्रोथ में डिस्पैरिटी है, और यहाँ पे बहुत पैसा बनेगा गोइंग फॉरवर्ड. एंड लास्टली जो सेक्टर मुझे लग रहा है कि विल कंटिन्यू टू ग्रो, अगेन यही फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो देर देर आर सर्टन जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स बोलते हैं ऑन द गोल्ड साइड, जैसे स्काई गोल्ड है, या एज अ वेरी स्मॉल एसएमई कॉल्ड उत्सव. सो दीज आर कंपनीज जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रोथ बरकरार रहेगी. एंड ये जो वैल्यू रिटेल या स्लाइड प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है, दैट आल्सो फ्लोज डाउन इनटू जो बहुत कॉमनली डिस्कस भी है, इज द फाइनेंशियलाइजेशन, जहाँ पे आपकी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, काफी सारा असर वहां भी दिख रहा है कि किस तरह वहां हमने ग्रोथ देखी है. मोर एंड मोर पीपल हैव मूव फ्रॉम से मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, या वहां से एचएनआई कैटेगरी में ओवर द लास्ट 3-4 years. तो मुझे लग रहा है कि ये साल भी उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा. सो दैट इज अनदर थीम दैट वी आर प्लेइंग. एंड लास्टली केमिकल सेक्टर जो है, जो हमने देखा है कि लास्ट 2 से 3 साल में केमिकल एंड फार्मा रादर, जो बहुत ही लेवल लॉट ऑफ इश्यूज बिकॉज ऑफ चाइना डंपिंग, वहां पे सिलेक्ट पॉकेट्स में एंड सम सिलेक्ट कंपनीज हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स कुड ग्रो एट 40-50% ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो हमारा फोकस वहां भी है. बिल्कुल, आई नो सर, देयर आर सम लिमिटेशंस फॉर यू कि आप उन कंपनीज के नाम तो नहीं ले सकते हैं, जी. क्योंकि बिल्कुल, लेकिन आपने पॉकेट्स बता दी और पूरी तरह से आपने इंडिकेट भी कर दिया कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कि एक आम आदमी को अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए एंड अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू सो मच विवेक जी, वॉज लवली टॉकिंग टू यू. सेम है सर. तो ये थी बजट पर बातचीत, और बजट में और आपको अगले कुछ सालों के लिए कौन सी थीम्स पर सोचना चाहिए, ये हमारे साथ पोर्टफोलियो मैनेजर्स जुड़े हुए थे, पोर्टफोलियो मैनेजर जुड़े हुए थे पीयूष जी, और जिन्होंने कि बताया कि वो किस एंगल पर सोच रहे हैं. वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं ये लोग, और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट्स का, तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कहाँ पर ये बुलिश हैं, कहाँ पर ये अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो शायद इस शो के माध्यम से आपको ये एटलीस्ट पता लग जाएगा कि आपको किस दिशा में सोचना है और वहाँ पर कौन सी कंपनियाँ सर्च करनी है. तो फिलहाल इस शो को यहीं पर विराम देते हैं. नमस्कार.